हमारे साथ अब पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उनका मार्केट को लेकर क्या नज़रिया है। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अभय जी, क्या एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी है, लेकिन क्या अब मार्केट यहाँ से तैयार है वापस ऑल टाइम हाई जाने के लिए, या एक बस पावरफुल शॉर्ट कवरिंग थी और कहीं ना कहीं हायर लेवल पर मार्केट में वापस रिस्क होंगे? आपका क्या व्यू है? या गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, क्लियरली मार्केट एक ओवरसोल्ड और बहुत बड़ा ओवरसोल्ड रेंज जोन में था, और नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट ग्लोबल मार्केट। सो अच्छी बात यह है कि रिकवरी सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी है, इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट, चाइनीज मार्केट, यूएस मार्केट, सब जगह रिकवरी है। तो वो इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने एक राहत की सांस ली है पिछले काफी दिनों से, जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है। सीज फायर होल्ड कर रहा है। दोनों पार्टीज ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि लगे कि वापस से वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। तो अगर ये सीज फायर होल्ड करता है, और ओवरसोल्ड सिचुएशन थी, कैश पे लोग बैठे हुए थे जिनको डिप्लॉय करना है, तो मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है यहां से। अब जो यहां से रिकवरी है वो डिपेंड करेगी अनुज लिक्विडिटी फ्लोज पे। इंडिया की बात करें तो डोमेस्टिक फ्लोज तो स्ट्रांग है, पर एफपीआई फ्लोज थोड़े स्टेबलाइज हो, सेलिंग ही कम से कम बंद हो जाए, तो आई थिंक तब ये मार्केट अटेम्प्ट करेगा ओवर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वापस एक नए हाई के जाने की तरफ। द गुड थिंग अनुज, जो जितना भी हमने देखा है कि वॉर के टाइम पे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने हमने चैनल चेक्स किए डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, कंजम्पशन इंडिया में काफी स्ट्रांग रहा है। तो आई थिंक जो अर्निंग्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा जो वॉर की सिचुएशन हमने देखी। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे आएगा। तो उस हिसाब से मार्केट में एक डेफिनेटली सेटअप बन रहा है कि ऊपर की तरफ जाए। बाउट्स रहेंगे बीच में प्रॉफिट टेकिंग के, बट मुझे लगता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है अब। काफ़ी है अभय जी। तो इस समय इस रैली को लीड किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। क्या आपका मानना है कि ये यहाँ से भी लीडर बना रह सकता है मार्केट के लिए? जी देखिए, मेरे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक, पर मुझे लगता है कि एक दो तरह के एक्सपेक्टेशन है मार्केट के। एक तो जो स्टॉक्स वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से काफी बीटन डाउन थे, जिसमें एलएनटी का भी नाम था। आई थिंक एक वो जैसे जैसे वो प्रेशर कम हो रहा है, आई थिंक उनमें एक वापस बेस लेवल बनेगा, थोड़ा सपोर्ट आएगा, बिकॉज दीज आर ब्लू चिप स्टॉक्स। तो इसमें हमेशा फंड इन्वेस्टर्स, ग्लोबल फंड, डोमेस्टिक फंड, सबका इंटरेस्ट रहेगा। तो एक तो कैचअप रैली है काफी स्टॉक्स में अनुज, जो दिखेगी और दिख रही है, जो मिड ईस्ट क्राइसिस की वजह से भी टेन डाउन थे। दूसरी तरफ अब यहां से कैसे परफॉर्म करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि इनकी अर्निंग्स कैसी आती है और कमेंट्री कैसी है मैनेजमेंट की। आई थिंक उस पर अब डिपेंड करेगा। पर जो कैचअप रैली थी अनुज, मुझे लगता है वो काफी हद तक हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, वो कैचअप रैली अब तक काफ़ी हो चुकी है। अच्छा अभय जी, एनबीएफसीज में अब फिर से एक ताज़ा तरीन मूव शुरू हुआ है। श्रीराम फाइनेंस लीड करती हुई एल&टी फाइनेंस में फिर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है। बीच में गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा खासा मूव आया, क्योंकि गोल्ड ने फिर तेज़ी पकड़ी। गोल्ड बैलेंस हो गया 154 के आसपास है अभी आपका एनबीएफसीज में प्रेफर्ड क्या है, या फिर झुकाव किस तरफ है आपका? ये देखिए वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। इसमें एनबीएफसी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कंजम्पशन ग्रोथ पे, क्योंकि जो बोरोवर्स हैं वो एनबीएफसी के पास तब आते हैं जब उनको कुछ या तो कंज्यूम करना हो या इन्वेस्ट करना हो अपने बिजनेस में। और ये मोस्टली बोरोवर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं या छोटे बिजनेस वाले हैं, जिसको हम एसएमई एमएसएमई कहते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट आप क्रेडिट डिमांड का डेटा देखें जो कल रिलीज हुआ, और उसके बाद डिपॉजिट्स के भी इंक्रीज देखे, तो एक जो प्रेशर था एनबीएफसीज और बैंक्स पे भी पिछले 2 साल से, मुझे लगता है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक काफी स्ट्रांग है। तो बड़ी जो एनबीएफसीज हैं वो डेफिनेटली ज्यादा फायदा उठाएंगी इसका, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा होता है। तो आई थिंक रिटेल जो एसेट्स हैं, छोटे लोन है, 5 से 10 लाख रुपए के लोन देने वाली कंपनीज, जो सिक्योरिटी बैक लोन्स हैं, वो कंपनीज, एनबीएफसीज और बैंक्स डेफिनेटली काफी अच्छा पिकअप देख रहे हैं ऑलरेडी, और वो नंबर्स में भी दिखेगा हमें। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो बीटन डाउन है, माइक्रो फाइनेंस
एनबीएफसीज हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि नंबर्स काफी स्टेबलाइज हुए हैं, कलेक्शन रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, तो वो भी हमको अब जब रिजल्ट्स आएंगे इनके तो उसमें दिखेगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है वीरू, ऑन एनबीएफसीज एंड स्मॉल बैंक्स, और मुझे लगता है कि जो प्रेशर 2 साल में था वो अब निकल जाएगा और ये वापस एक सेगमेंट बनेगा जो मार्केट को लीड करेगा। अभय जी, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स थी जिन्होंने हिस्टोरिकली बड़ा एक वेल्थ क्रिएट करके दिया था, बट अगेन ग्रोथ कंसर्न्स के चलते या फिर वो ग्रोथ नहीं दे पाई जो पिछले 1-1.5 साल में, बाजार ने वो सारा प्रीमियम जो था वो उनसे ले लिया हाथों हाथ। इसमें मुझे इस कड़ी में नज़र आता है ट्रेंट। ट्रेंट अपने हाई से लगभग आप समझिए 5,000 रुपये रिट्रेस हुआ था। ट्रेंट पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? अगेन स्टॉक स्पेसिफिक मेरी रिकमेंडेशन है वीरू, पर आपने जैसा सवाल पूछा कि ट्रेंड और ट्रेंड के जैसी कंपनीज हैं जिनमें जो काफी एक अग्रेसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, मेरा मानना है कि ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, और जो ट्रेंड ही नहीं, ट्रेंड के जो पीयर ग्रुप कंपनीज हैं, एफएमसीजी में लीडर हैं, रिटेल में लीडर हैं, बहुत सॉलिड ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनीज में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, ग्रोथ ट्रैक है, अच्छा ग्रोथ है। पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स को ये देखना पड़ता है कि कंपनी तो अच्छी है, पर जिस वैल्यूएशन पे आप ले रहे हैं, क्या वो अच्छा वैल्यूएशन है कि वो आपको रिटर्न बना के देगा, कि आपने ऑलरेडी अगले 5-10 साल की जो ग्रोथ है ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली है उस प्राइस में। तो ट्रेंड, मुझे लगता है यही गड़बड़ हुई ट्रेंड के साथ कि एक डार्लिंग स्टॉक बन गया मार्केट्स का, और ये इसमें ट्रेंड की कोई गलती नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, फ्लेवर ऑफ द मंथ होते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ट्रेंड भी उसी में फंस गया था, मुझे लगता है ओवर प्राइस्ड हो गया था एट दिस लेवल। आई थिंक अब काफी, एक अगर किसी को बेट करना है इंडिया की रिटेल स्टोरी पे, कंजम्पशन स्टोरी पे, तो ट्रेंड एक बहुत सॉलिड स्टॉक है। मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं फिर कहूंगा एज अ डिस्क्लेमर, पर एज अ पीयर ग्रुप ट्रेंड और ट्रेंड जैसी कंपनीज, आई थिंक वैल्यूएशन जो करेक्शन हमने देखा है पिछले 3-6 महीने में, कि सडनली जो एक डार्लिंग स्टॉक्स थे अब वो चाम चला गया इन्वेस्टर्स का, तो लो पार्टिसिपेशन है, यहीं पे एक मौका मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को ऐड करने का पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो गई आपकी कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर करेक्शन देखने को मिली है। अभय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पूरी की पूरी जो ईएमएस स्पेस है जहाँ पर वापस बाइंग लौट रही है पिछले कुछ दिनों में, इस पर क्या व्यू रख रहे हैं आप? देखिए, मेरा फेवरेट सेक्टर है ये, और हमने इसमें हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में काफी नाम से इसमें केन, सिरमा, एसजीएस, सिरमा एसजीएस और एम्बर। मुझे लगता है ये एक 5 से 10 साल की स्टोरी है अनुज, और वो इसलिए कि ये जो वॉर की सिचुएशन से हम निकले, तो उसमें सरकार को फिर से ये समझ में आया कि जियोपॉलिटिकल रिस्क से जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंजम्पशन है इंडिया में, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसमें सेमीकंडक्टर हैं, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ईवीज हैं, ईवीज में जो कंपोनेंट्स जाते हैं, ये सारा, इसमें से 80% हम अभी इंपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक वापस एक सरकार को ये समझ में आया और लोगों को भी समझ में आया कि सप्लाई चेन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो आपका ग्रोथ हमेशा रिस्क पे रहेगा। तो ये जो कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी लीडरशिप ले ली है ईएमएस में, ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं अनुज, अगले 5 से 10 साल के लिए इंडिया की इकोनॉमी के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, और इसमें मेरा जितना इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, मैं देख रहा हूं कि इनोवेशन पे काफी फोकस है, एक्विजिशंस कर रहे हैं, जहां जहां पे खुद इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, आरएनडी नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे एक्विजिशंस कर रहे हैं, ग्लोबल एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये कंपनीज बन रही हैं, अभी भी मुझे लगता है ये लार्ज स्मॉल कैप से लेके मिड कैप की रेंज में ही है, पर मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 साल में ये सारी कंपनीज लार्ज कैप की जोन में माइग्रेट हो जाएंगे। ओके, लार्ज कैप में माइग्रेट कुछ तो हो भी चुकी हैं। अच्छा, ये आईटी पर अब आपकी क्या फिलॉसफी है? क्योंकि एक बहुत बड़ा हमने सॉर्ट ऑफ बेयर मार्केट देखा आईटी में। फॉरगेट अबाउट वैल्यूएशंस, कुछ केसेस में प्राइसेस कोविड लेवल पर आ गए थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब में अच्छी रैली है। आई थिंक फंडामेंटल बिजनेस में अभी भी मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। कोशिश कर रहे हैं ये लोग, एआई वगैरह का कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, पर एडॉप्शन उतना सीरियस नहीं है, और ये इंडियन कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है। अनुज, आप देखें तो एक्सेंचर, आईबीएम,
कैप जेमिनाई जैसे जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं वो भी अपने 5 साल के लो पे चल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज की नहीं है, ये ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज की हैं जो अभी भी अपना मॉडल जो था वो पीपल ड्रिवन मॉडल था कि आपके कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उतनी ज़्यादा आपकी रेवेन्यू होगी, उतना ज़्यादा आपका मार्जिन होगा। पर वो मॉडल अब ब्रोकन है, एआई ने आके उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब इन कंपनीज को अपना मॉडल वापस से रीइन्वेंट करना पड़ेगा और कोशिश कर रहे हैं, इनमें वेयर-विदौल है। आज मैंने एक्चुअली मैं बहुत खुश था जब मैंने आज पढ़ा कि टीसीएस ने अपना जो डिविडेंड है वो कम किया है क्योंकि वो अपना पे आउट करने की बजाय वापस बिजनेस में, इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यही चीज़ें मैं पढ़ना चाहता था, यही चीज़ें मैं सुनना चाहता था। तो अगर इस लाइन पे ये कंपनीज रहें कि ये डिविडेंड, बायबैक, पे आउट करने की बजाय जो कैश फ्लोज़ है इनको, वो एक्विजिशंस में और इनोवेशन में और डेवलपमेंट में ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, हायरिंग बेटर क्वालिटी पीपल, इन सब में इन्वेस्ट करें, तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कंपनीज हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि अनुज, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, पर जो रिटर्न बनेगी यहाँ से अब वो ये डिपेंड करेगी कि ये लोग कितना इनोवेट करते हैं, स्पेशली यूजिंग एआई टूल्स जो कि बाकी दुनिया की कंपनीज और कस्टमर सब इनके कर रहे हैं। अच्छा, अब सर ये ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी में कुछ ऐड किया क्या आपने, जो ये हाल में डिप आया था उसमें? देखिए, मॉडल पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था एसजेएस एंटरप्राइजेज और एक और कंपनी है जो हम अब देख रहे हैं, जिसको मैं होपफुली नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे बात कर पाऊँगा। पर ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी के बजाय ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी काफ़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडरशिप लेंगी एट ग्लोबल लेवल। सो पर ये काफ़ी यंग कंपनीज हैं, तो रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट मेरा पॉजिटिव व्यू बहुत है। आई थिंक इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट करके अब ये काफ़ी ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स बन रहे हैं धीरे धीरे। तो ये डेफिनेटली स्पेस है जहाँ पे इंडियन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा। ऑलराइट, अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।